एक शाम सीमा रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन प्रिया वहाँ आ जाती है। सीमा से ज़्यादा प्रिया का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसीलिए सीमा की सास प्रिया को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफ करने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हो? वो दरअसल सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में सीमा दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। अरे तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई हो। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था, मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज़्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बिटिया, बदकिस्मत तो हमारी बहू सीमा है। तुम्हारी बहन सीमा ने ऐसा शादी के समय क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है, जो शादी के लिए हमने उस समय मना नहीं किया। और कोई होता तो गंजी बहू से कभी कोई शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो बिग लगाती है। अब देखो ना, गर्मियों के दिनों में तो बिग भी नहीं लगा पाती और घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। लेकिन इधर सीमा अपनी सास की बातें सुन रही थी और वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती करने की आदत है ना। मैंने बोल तो दिया, गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू एक्सपायर डेट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे, इसीलिए तो मैंने शैम्पू का इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मुझे नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब देखो किसी न किसी के सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। अरे सीमा दीदी, मुझे तो पता है, वो तो मुझे ही बता रही थी, मैं तो आपकी अपनी बहन हूँ ना। प्रिया, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। और जब तुम यहाँ आती हो तो माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती हैं और मुझे सुनाने लगती हैं। बहू, तुम अपनी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम्हें अच्छे से बात करना नहीं आता? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, वो फिर क्या था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊँगी। चलती हूँ। आंटी जी नमस्ते। प्रिया दुखी होकर उसी समय वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक प्रिया सीमा के घर नहीं आती और कुछ दिनों बाद प्रिया के घर माँ दुर्गा की पूजा थी, इसीलिए प्रिया ने सीमा और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया था। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी। कैसी हो प्रिया? तुमने तो उस दिन से आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला बुरा क्या कह दिया, तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। अरे बिटिया, बहनों में तू मैं तो होती रहती है, ऐसे मुंह तोड़ी मोड़ लेते हैं। और चलो, अच्छा हुआ जो तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। वो घर में माँ दुर्गा की पूजा रखी थी तो कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे बेटा, हम जरूर आएंगे, इसी बहाने हमको माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और फिर कुछ देर बाद प्रिया भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सीमा अपनी सास के साथ प्रिया के घर माँ दुर्गा की पूजा के लिए पहुँचती है। वहाँ पर आए हुए मेहमान सीमा का मजाक बनाने लगते हैं। अरे जरा देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी भी कैसे हुई होगी। कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो, गंजी बहू। लेकिन प्रिया का ध्यान पूजा में था, उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर सीमा पूरी तरह गुस्से में थी, उसने किसी से बात नहीं की और चुपचाप अपने घर चली आई। ये प्रिया अपने आप को समझती क्या है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम फोन क्यों मिला रही हो? अरे सीमा बिटिया, क्या बात है? प्रिया कह रही थी कि तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ, तुम तो अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं है अभी बात करने का, मैं फ़ोन रखती हूँ।
फिर सीमा गुस्से में अपनी माँ का फ़ोन काट देती है। मैं प्रिया के लंबे बाल हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। भले ही वो मेरी छोटी सगी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजी होने की दवाई लेकर आऊंगी और प्रिया के बालों में छिड़क दूंगी। और फिर सीमा ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। फिर सीमा बहाने से अपनी बहन प्रिया के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे प्रिया गंजी हो जाए। पर सीमा की आंखें खुल गईं जब वो प्रिया के घर पहुंची। अरे सीमा दीदी, आप आइए आइए, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। ये एक बहुत ही बड़े सर्जन हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर, ये मेरी बहन सीमा, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। और फिर डॉक्टर सीमा से बात करते हैं। सीमा कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। क्या आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे? मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ सीमा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है। उनका हेयर ट्रांसप्लांट करके मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सीमा को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी और वहीं उसकी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद सीमा का हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन फिर से दूर हो जाता है। सीमा के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल प्रिया के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और सीमा के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी। विनोद और चंदा एक मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। फिर शादी के लगभग 2 साल बाद चंदा गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और एक नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब दोनों घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते समय विनोद का पैर पटरी में फंस जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? अरे मेरा पैर! ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश करो, वरना ट्रेन आती ही होगी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ चंदा, लेकिन ये पैर निकल ही नहीं रहा। फिर चंदा भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। चंदा, मुझे लगता है मेरा जाने का वक्त हो गया है। तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। नहीं, ऐसा मत कहिए जी। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं चंदा, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा। चंदा, अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। फिर जैसे तैसे चंदा पटरी से दूर हो जाती है। तभी ट्रेन आकर विनोद को कुचलकर आगे बढ़ जाती है और चंदा की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है और एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो विधवा बन जाती है और अकेली पड़ जाती है। अब वो अकेली ही मंडी जाती और साफ सफाई करती, लेकिन एक दिन चंदा गोपाल को कुछ आलू फेंकते हुए देख रही थी। अरे गोपाल भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो आलू खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो जो आलू आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो। वो मुझ गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन चंदा बहन, इन आधे सड़े गले आलूओं का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये खराब आलू मुझे दे दीजिए। अच्छा तो ठीक है बहन, ले जाओ। वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद चंदा उन खराब आलूओं को थैली में भर लेती है और शाम को घर आकर उसमें से थोड़े ठीक आलूओं को अलग कर लेती है और जिनकी हालत ज़्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर मिट्टी में बो देती है। और अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले चंदा साफ छटे हुए आलूओं का भरता बनाकर आटे में मिलाती है और उस आटे को गूंद लेती है और खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे गोपाल के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो गोपाल भैया, आपसे जो आलू लेकर गई थी उनसे मैंने आलू के पराठे बनाए हैं।
जरा आप भी ये चक्कर देखो कैसे बने हैं। अरे चंदा बहन, अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से आलू के पराठे बनाकर लाई हो, तो लाओ मैं खाकर देखता हूँ। गोपाल को चंदा के हाथ के बने आलू के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। चंदा को अब 8वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी और उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। फिर एक दिन जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सारे डिब्बे खाली पड़े थे। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही है नन्ही सी जान कैसे भूखी रहेगी। इस हालत में मुझे कोई काम पर भी तो नहीं रख रहा। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, अपनी जमीन में मैंने थोड़े से आलू उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं, वो शायद अब पूरी तरह पक गए होंगे। फिर चंदा उन आलूओं को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा सा आटा उधार ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाती है, जिसकी खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन निशा वहां पहुंच जाती है। अरे वाह चंदा, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ खास नहीं बहन, ये आलू के पराठे बनाए हैं। लो तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह चंदारी, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू ये आलू के पराठे का ठेला लगा कर बेच और पैसे कमा। उसकी बात चंदा को सही लगी और वो मदद के लिए गोपाल के पास जाती है, क्योंकि गोपाल के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर आलू बेचा करता था। लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली थी, तब से वो ठेला ऐसे ही खड़ा रहता था और गोपाल उसे वो ठेला दे देता है। ये लो चंदा बहन, मैंने इसे ठीक करवा दिया है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही चंदा मंडी में जाकर अपने आलू के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता, तब वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को है लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लगता है मुझे कुछ तरकीब निकालनी होगी। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं पराठों का दाम कुछ कम कर देती हूँ, शायद कुछ पराठे बिक जाएं। इतना सोचकर चंदा आधे दाम में आलू के पराठे बेचने लगती है। कम दाम होने की वजह से बहुत सारे लोग पराठे खाने लगे। कुछ दिन चंदा ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दी। लेकिन तब तक वो पूरे शहर में आलू के पराठे वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी थी। हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। बस आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। फिर कुछ ही दिनों में चंदा खुद का ढाबा खोल लेती है और अब उसकी खूब अच्छी कमाई भी होने लगी थी। उसका काम और भी बढ़ गया था। फिर चंदा की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर महीने भर आराम करने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती और उसकी अच्छे से परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी।